जिस कोख ने उसे जन्म दिया, जिस माँ ने अपना पेट काटकर उसे दुनिया के हर सुख से नवाजा, आज उसी माँ को जब एक बेटी ने कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर दो सूखी रोटियों के लिए अजनबियों के पैरों में गिड़गिड़ाते देखा, तो उसके गुरूर, उसके सुकून और उसकी पूरी दुनिया के परखच्चे उड़ गए। इस बुढ़िया की दुआ ले लो, मेरी झोली में दो रोटी डाल दो। सुबह के कोहरे में गूंजती इस बेबस आवाज ने जब एक बेटी के कानों को छुआ, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उन फटे हुए चीथड़ों के पीछे उसका अपना वो भगवान खड़ा है, जिसे वो अपने मायके के महलों में खुशहाल समझ रही थी। ये कहानी सिर्फ आंसुओं की नहीं है, बल्कि ये उस खौफनाक पछतावे और रूह को चीर देने वाले दर्द की है जो इंसान को जीते जी राख कर देती है। कहानी का शीर्षक झोली में रोटियां और नीलाम होती ममता। दिसंबर की वो एक बेहद सर्द और कोहरे से भरी सुबह थी। दिल्ली की सड़कों पर ठंड इतनी जानलेवा थी कि गाड़ियों के शीशों पर बर्फ की हल्की परत जमने लगी थी। मीरा अपने आलीशान घर के गर्म किचन में खड़ी थी। उसने अपने दोनों बच्चों रिया और कबीर के लिए ताज़े पनीर के पराठे और गाजर का हलवा टिफ़िन में पैक किया। हीटर की गर्माहट से पूरा घर एक सुकून भरे स्वर्ग जैसा लग रहा था। मीरा के पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मीरा की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अपने मायके की तरफ से भी मीरा बेफिक्र थी। उसके पिता के गुजरने के बाद उसका भाई सुमित माँ का ध्यान रखता था। सुमित का बिजनेस अच्छा चल रहा था। जब भी मीरा अपनी माँ यशोदा देवी को फ़ोन करती तो माँ हमेशा हंसकर कहती थी, मैं बहुत खुश हूँ बेटी, सुमित मुझे पलकों पर बिठा कर रखता है। तू मेरी चिंता मत कर, बस अपने घर को तू मेरी चिंता मत कर, बस अपने घर को स्वर्ग बनाकर रख। मीरा को क्या पता था कि उसकी माँ की वो हंसी दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक झूठ था। सुबह के 7:30 बज चुके थे। मीरा ने अपने बच्चों को कार में बिठाया और कार का हीटर ऑन किया और उन्हें शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ी। कार शहर के एक वीआईपी इलाके के कार शहर के एक वी कार शहर के एक वीआईपी इलाके के पास मौजूद रेड लाइट पर आकर रुकी। बाहर इतना कोहरा था कि कुछ मीटर दूर का भी साफ नहीं दिख रहा था। कार के अंदर एफएम पर कोई धीमा सा गीत बज रहा था और बच्चे पीछे बैठकर अपने खिलौनों से खेल रहे थे। तभी कार के शीशे के बाहर एक बेहद कमज़ोर, कांपती और दर्द से कराती हुई आवाज़ हुई। वो आवाज़ ट्रैफिक के शोर में भी इतनी चुभने वाली थी कि सीधे कलेजे को चीर दे। बेटा, भगवान तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र करे। इस बुढ़िया की दुआ ले लो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। मेरी झोली में बस 2 रोटियां ही डाल दो बेटा। मीरा ने अनमने ढंग से अपने पर्स से 10 का एक नोट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने जैसे ही कार का शीशा थोड़ा सा नीचे किया, बाहर की गला देने वाली बर्फीली हवा कार के अंदर घुस आई। उस हवा के साथ एक ऐसी जानी पहचानी खुशबू और आवाज़ अंदर आई जिसने मीरा के दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, भगवान तुम्हारा घर हमेशा भरा रखेगा। बस कुछ खाने को दे दो। वो आवाज़, वो लहजा मीरा के हाथ में पकड़ा। वो 10 का नोट वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर अचानक किसी अनजाने खौफ से सुन्न पड़ गया। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका। बाहर कोहरे के बीच गाड़ियों के धुएं में एक बहुत कमज़ोर, जर्जर बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसके शरीर पर एक फटी हुई मैली सी हरी सूती साड़ी थी जो जगह जगह से उधड़ चुकी थी। उस जानलेवा ठंड में उस बुजुर्ग के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसके पैर कीचड़ और ठंड से नीले पड़ चुके थे। उसके कांपते हाथों में एक पुराना स्टील का कटोरा था। वो हर कार के दरवाजे पर जाकर अपने घुटने टेक रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। मीरा का गला सूख गया, उसकी सांसें अटक गई। उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और उस कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकल गई। अम्मा, मीरा के मुंह से बस इतना ही निकला। वो बुजुर्ग औरत जो अगली कार के पास जाने के लिए मुड़ रही थी, उसने ये आवाज़ सुनकर अपने कदम रोक लिए। वो धीरे से पलटी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। गाल अंदर की तरफ धंस चुके थे और आंखें भूख और रोने की वजह से सूज कर लाल हो गई थी। जैसे ही कोहरा थोड़ा छटा और उस बुजुर्ग औरत ने अपनी धुंधली आंखों से मीरा को देखा, उसके हाथों से वो स्टील का कटोरा छूटकर सड़क पर गिर पड़ा। वो कोई भिखारिन नहीं थी,
वो यशोदा देवी थी। वो माँ जिसने अपनी इस बेटी मीरा की शादी में अपना पुश्तैनी घर तक गिरवी रख दिया था ताकि अपनी बेटी को सोने के गहनों से विदा कर सके। मीरा के पैरों के नीचे से जमीन ऐसे गायब हुई मानो पूरी दुनिया ही किसी गहरे कुएं में गिर गई हो। उसके दिमाग की नसें फटने लगी। माँ, मीरा एक खौफनाक चीख मारते हुए आगे बढ़ी, लेकिन यशोदा देवी का रिएक्शन किसी भी इंसान की रूह चीर देने वाला था। अपनी सगी बेटी को देखकर वो खुश नहीं हुई, वो रोई नहीं, बल्कि वो खौफ और शर्म के मारे पीछे हटने लगी। उन्होंने अपने उन फटे हुए मैले पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया और सड़क के किनारे मुंह मोड़कर पागलों की तरह भागने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम गलत समझ रही हो। यशोदा देवी अपने कांपते हाथों से अपना मुंह छुपाते हुए बड़बड़ा रही थी। एक माँ को इस बात का इतना डर था कि उसकी अमीर बेटी अगर उसे इस फटेहाल भिखारन के रूप में देखेगी तो उसकी बेटी का सिर समाज में झुक जाएगा। मीरा पागलों की तरह दौड़ी और उसने अपनी माँ को पीछे से कसकर पकड़ लिया। माँ, ये क्या है माँ? तुम तुम यहाँ इस हाल में? सुमित भैया तो। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी माँ को अपनी तरफ घुमाया। यशोदा देवी का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उनके हाथों में खुरदरे छाले पड़े हुए थे और उनके शरीर से कई दिनों से न नहाने की बदबू आ रही थी। यशोदा देवी अपनी बेटी के सीने से लगकर ऐसी रोने लगी जैसे सालों से उनके अंदर आंसुओं का कोई समंदर कैद था जो आज बांध तोड़कर बाहर आ गया हो। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा सिर नीचा नहीं करना चाहती थी। यशोदा देवी हिचकियां लेते हुए अपने फटे पल्लू से मीरा के महंगे कोट को गंदा होने से बचाने की कोशिश कर रही थी। तेरे भाई सुमित ने उसने 2 साल पहले ही मुझे उस घर से निकाल दिया था बेटा। उसकी बीवी को मेरी खांसी से चिढ़ होती थी। उसने मुझे शहर के बाहर एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया था और भाग गया। मीरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर पूरी ताकत से निचोड़ दिया हो। 2 साल? 2 साल से तुम सड़कों पर हो माँ? और जब तुम मुझसे फ़ोन पर बात करती थी, मीरा का गला रुंध गया था। मैं किसी पीएसओ से 1 रुपया देकर तुझे फ़ोन करती थी बेटा। मैं तुझे कैसे बताती? तेरी अपनी नई गृहस्थी थी, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा पति इतना बड़ा आदमी है। अगर मैं आ जाती तो तेरी सास तुझे ताने मारती कि कैसे भिखारन माँ है तेरी। मैं तेरी खुशियों में कोई ग्रहण नहीं लगाना चाहती थी मेरी बच्ची, इसलिए मैं मंदिरों के बाहर भीख मांगकर खा लेती थी। लेकिन कल से बारिश की वजह से किसी ने कुछ नहीं दिया तो पेट की आग मुझे यहाँ इन कोठियों के बाहर ले आई। मीरा वहीं सड़क पर उस कड़कड़ाती ठंड और कीचड़ में अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने अपनी माँ के उन नंगे कीचड़ से सने और नीले पड़ चुके पैरों को अपने हाथों में लिया और अपना सिर उन पैरों पर पटक पटक कर रोने लगी। मैं कितनी अंधी थी माँ, मैं कितनी अंधी थी। मैं करोड़ों के घर में बैठकर कुत्तों को दूध पिला रही थी और मेरी माँ, मेरी अपनी माँ सड़कों पर 2 रोटियों के लिए लोगों के पैरों में गिर रही थी। मीरा की चीखें उस ट्रैफिक के शोर को चीर रही थी। वहां से गुजरने वाली गाड़ियां रुक गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन आज मीरा को किसी की परवाह नहीं थी। उसका सारा स्टेटस, उसका वो अमीर घराने की बहू होने का घमंड, उसकी वो लग्जरी कार, सब कुछ आज उस कीचड़ में मिल गया था। मीरा ने अपनी माँ को ज़मीन से उठाया। उसने अपना वो लाखों रुपए का महंगा कश्मीरी कोट उतारा और अपनी माँ के उस जर्जर कांपते हुए शरीर पर लपेट दिया। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी माँ। मेरा वो आलीशान घर, वो गाड़ियाँ, वो दौलत सब राख है अगर मेरी माँ इस ठंड में एक रोटी के लिए तरस रही है। मीरा ने अपनी माँ को सहारा देकर कार की तरफ बढ़ाया। कार के अंदर बैठे रिया और कबीर हैरान आंखों से ये सब देख रहे थे। मीरा ने कार का दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को उस गर्म कार की पिछली सीट पर बैठाया। उसने अपना टिफ़िन खोला, उसमें से वो गर्मा गर्म पनीर का पराठा निकालकर अपने आंसुओं से भीगे हाथों से अपनी माँ के सूखे होठों के पास ले गई। यशोदा देवी ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उस निवाले को ऐसे खाया जैसे उन्हें साक्षात अमृत मिल गया हो। उस दिन मीरा ने स्कूल की तरफ गाड़ी नहीं मोड़ी, उसने गाड़ी मोड़ी अपने भाई सुमित के घर की तरफ, क्योंकि आज एक बेटी सिर्फ रोने वाली नहीं थी, वो अपने भाई से उस एक एक आंसू, उस एक एक रात का हिसाब मांगने जा रही थी जिसकी माँ ने सड़कों के किनारे ठंड में ठिठुरते हुए गुजारी थी। मीरा की कार शहर के उस पौश इलाके में दाखिल हुई जहाँ उसके भाई सुमित का आलीशान 3 मंजिला विला था। ये वही घर था जिसे बनाने के लिए यशोदा देवी ने अपने आखिरी गहने तक बेच दिए थे। बाहर हल्की धूप निकल आई थी, लेकिन मीरा के अंदर का तूफान किसी प्रलय से कम नहीं था। कार विला के पोर्च में रुकी।
मीरा ने कार का दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को अपने महंगे कश्मीरी कोट में लपेटकर अपने सीने से लगाकर कहा। यशोदा देवी के पैर कांप रहे थे। वो डर रही थी। मीरा, मेरी बच्ची, मुझे यहाँ मत ले जा। तेरी भाभी वो बहुत चिल्लाएगी। मेरे पैर गंदे हैं बेटा, उनके घर का फर्श खराब हो जाएगा। वो मुझे गालियाँ देंगी। मुझे जाने दे बेटा। यशोदा देवी गिड़गिड़ा रही थी। उनका ये खौफ बता रहा था कि सुमित की पत्नी रितु ने उन्हें किस कदर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था। माँ, आज अगर इस घर की एक ईंट भी हिली तो वो मेरे पैरों से हिलेगी। आज तू डरेगी नहीं, आज ये घर कांपेगा। मीरा की आवाज़ में एक ऐसा बर्फीला और रौद्र रूप था जो उसने खुद भी आज तक महसूस नहीं किया था। मीरा ने विला की डोरबेल नहीं बजाई। उसने अपने दोनों हाथों से उस भारी ओकवुड के दरवाजे को इतनी जोर से पीटा कि पूरे घर में आवाज़ गूंज गई। कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। सामने सुमित खड़ा था। उसने सिल्क का महंगा नाइट सूट पहना था और उसके हाथ में एक मग था जिसमें से विदेशी कॉफ़ी की भाप उठ रही थी। पीछे हॉल में हीटर चल रहा था और रितु सोफे पर बैठकर अपने आईपैड पर कुछ देख रही थी। मीरा, तू इतनी सुबह सुबह और कार में बच्चे? सुमित की आवाज़ बीच में ही अटक गई। उसकी नज़र मीरा के पीछे खड़ी उस जर्जर, फटे हाल और कीचड़ से सनी हुई बुजुर्ग औरत पर पड़ी। सुमित के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर इटालियन मार्बल पर गिर पड़ा। क्रश। गरम कॉफ़ी फर्श पर फैल गई। माँ? सुमित का चेहरा ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे से हट जा सुमित, मीरा ने एक ठंडी मौत जैसी आवाज़ में कहा और सुमित को कंधे से एक ज़ोरदार धक्का देकर अपनी माँ को लेकर हॉल के अंदर दाखिल हो गई। यशोदा देवी के नंगे कीचड़ से सने पैरों के निशान उस चमचमाते सफ़ेद मार्बल पर छपने लगे। रितु ने जैसे ही अपनी सास को इस भिखारन वाले रूप में देखा, वो सोफे से उछल पड़ी। ये क्या बदतमीजी है मेरा? इस गंदी और सड़ांध मारती हुई औरत को तुम मेरे घर के अंदर कैसे ले आई? मेरे इटालियन कारपेट खराब हो रहे हैं। सुमित, इसे बाहर निकालो भी। रितु पागलों की तरह चिल्लाने लगी। मीरा ने अपनी माँ को उस घर के सबसे महंगे और साफ सोफे पर बिठाया। यशोदा देवी डर के मारे सिकुड़ रही थी। वो बार बार अपने गंदे पैर कारपेट के ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। मीरा मुड़ी। वो धीरे धीरे चलकर रितु के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि रितु एक और शब्द बोल पाती, मीरा का हाथ हवा को चीरता हुआ रितु के गाल पर इतनी भयंकर ताकत से पड़ा कि रितु हवा में घूमती हुई सीधा कांच की सेंटर टेबल पर जा गिरी। रितु के मुंह से खून निकल गया और वो दर्द से चीख उठी। मीरा, ये क्या पागलपन है? तू मेरी बीवी पर हाथ उठा रही है। सुमित चीखता हुआ आगे बढ़ा। पागलपन तो अब शुरू होगा सुमित। मीरा ने पलटकर सुमित के कॉलर को इतनी बेरहमी से पकड़ा कि उसके नाखून सुमित की गर्दन में गड़ गए। तूने मुझसे कहा था कि माँ तीर्थ यात्रा पर गई है। तूने कहा था कि माँ तेरे साथ बहुत खुश है। 2 साल 2 साल से मेरी माँ दिल्ली की सड़कों पर जानवरों की तरह कुत्तों के साथ सो रही थी। उसे किसी अनाथालय के बाहर लावारिस छोड़ दिया था और तू तू यहाँ इस घर में विदेशी कॉफ़ी पी रहा है, हीटर की हवा खा रहा है। जिस माँ ने अपनी थाली की रोटी तुझे खिलाई, उसे तूने भीख मांगने के लिए सड़कों पर फेंक दिया, नीच इंसान। मीरा की चीखें उस घर की दीवारों को फाड़ रही थी। उसके गले पर आंसुओं का सैलाब था और आंखों में खून उतर आया था। मीरा, मेरी बात सुन। सुमित हकलाने लगा। वो डर गया था क्योंकि मीरा का पति विक्रम शहर का एक बहुत बड़ा और रसूखदार इंसान था। ये माँ अपनी मर्जी से गई थी। रितु को इसकी खांसी से इन्फेक्शन होता था और अपनी मर्जी से मीरा ने सुमित को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराया। मीरा ने रोते हुए यशोदा देवी के वो कीचड़ से सने नीले पड़ चुके पैर सुमित के चेहरे के सामने कर दिए। देख इन पैरों को, देख। क्या कोई माँ अपनी मर्जी से इस ठंड में सड़कों पर नंगे पैर भीख मांगती है? क्या वो अपनी मर्जी से बासी रोटियां खाती है? तूने इसे माँ नहीं, एक कचरा समझकर फेंक दिया था सुमित, क्योंकि तुझे और तेरी इस घमंडी बीवी को इसके पुराने कपड़ों से शर्म आती थी। यशोदा देवी अपनी बेटी का ये रौद्र रूप देखकर रोने लगी। मीरा, शांत हो जा मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। भाई से मत लड़ बेटा, इसका घर टूट जाएगा। एक माँ जो 2 साल से सड़कों पर सड़ रही थी, वो आज भी अपने उस कातिल बेटे का घर टूटने से डर रही थी। ये सुनकर मीरा का दिल और भी जोर से टूट गया। माँ, तू माँ है, इसलिए तेरी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी है। मीरा ने अपने माँ के पैरों के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, पर मैं एक बेटी हूँ और एक बेटी अपनी माँ के आंसुओं को
उसकी भूख का सौदा कभी माफ नहीं करती। उस आलीशान हॉल में अब शमशान जैसी खामोशी पसरी थी। ऋतु कोने में पड़ी अपने सूजे हुए गाल को पकड़े सिसक रही थी और सुमित दीवार से सटा हुआ पसीने से भीगकर कांप रहा था। मीरा की आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। आंसुओं की जगह एक ऐसी सर्द और खूंखार नफरत ने ले ली थी जो किसी भी रिश्ते को जलाकर भस्म कर सकती थी। उसने अपने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर विक्रम का नाम ढूंढा। सुमित की सांसें अटक गई। वो जानता था विक्रम सिर्फ उसका जीजा नहीं है, बल्कि उस पूरे शहर के कॉरपोरेट जगत का बेताज बादशाह है। सुमित की कंपनी में विक्रम की 60% हिस्सेदारी थी। मीरा ने कॉल स्पीकर पर डाल दी। पहली रिंग, दूसरी रिंग, हॉल के उस सन्नाटे में फ़ोन की हर रिंग सुमित के दिल पर हथौड़ी की तरह बज रही थी। तीसरी रिंग पर फ़ोन उठा। हाँ मीरा, आप बोलो। विक्रम की वो हमेशा की तरह शांत लेकिन रौबदार आवाज़ हॉल में गूंजी। विक्रम। मीरा के सूखे गले से आवाज़ निकली और एक हिचकी में तब्दील हो गई। क्या हुआ मीरा? तुम रो क्यों रही हो? विक्रम की आवाज़ में अचानक एक घबराहट आ गई। विक्रम। मीरा ने अपनी माँ के उन नीले पड़ चुके कीचड़ से सने पैरों को देखते हुए कहा। सुमित ने 2 साल पहले ही माँ को घर से निकालकर सड़कों पर फेंक दिया था। आज सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, मुझे माँ एक ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगती हुई मिली। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी विक्रम। वो ठंड से जम रही थी। मीरा इतना बोलकर फोन पर ही दहाड़े मारकर रो पड़ी। फोन के उस पार अचानक एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जिसने हॉल की हवा को और भी भारी कर दिया। वो सन्नाटा किसी सामान्य इंसान का नहीं था। वो एक ऐसे तूफान से पहले की शांति थी जो सब कुछ उखाड़ फेंकने वाला था। 10 सेकंड तक फोन पर सिर्फ मीरा के रोने की आवाज़ गूंजती रही। सुमित तुम्हारे आसपास है? विक्रम की आवाज़ अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उस आवाज़ में एक ऐसा बर्फीला और जानलेवा ठहराव था जिसे सुनकर सुमित की रूह कांप गई। जीजाजी, जीजाजी मेरी बात सुनिए। सुमित पागलों की तरह फ़ोन की तरफ झपका और घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। ये झूठ है जीजाजी। ऋतु को इन्फेक्शन था। माँ अपनी मर्ज़ी से गई थी। प्लीज़ जीजाजी, मुझ पर रहम कीजिए। सुमित। विक्रम ने उसकी बात को बीच में काटते हुए एक एक शब्द चबाकर कहा। तेरी इस घटिया आवाज़ से मुझे घिन आ रही है। तूने उस माँ को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जो मेरे घर में भगवान की तरह पूजी जाती है। तूने मेरी पत्नी के आंसुओं का सौदा किया है। जीजाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी माँ को अपने कमरे में लेकर जाता हूँ। सुमित कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है सुमित। विक्रम की आवाज़ में एक टूट फैसला था। सुन रहा है तू मुझे? अगले 24 घंटे में मैं तेरी कंपनी से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खींच रहा हूँ। शहर के जिस बैंक से तूने इस विला के लिए लोन लिया है, उसका चेयरमैन मेरे साथ गोल्फ खेलता है। कल सुबह 10 बजे से पहले तेरा अकाउंट सीज हो जाएगा और तेरी कंपनी दिवालिया घोषित कर दी जाएगी। नहीं, नहीं जीजाजी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। सुमित पागलों की तरह अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। सड़कों पर ही तो आना है तुझे विक्रम। सड़कों पर ही तो आना है तुझे। विक्रम ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, ताकि तुझे पता चले कि दिसंबर की रातों में फुटपाथ की ज़मीन कितनी ठंडी होती है। मीरा, माँ को तुरंत घर ले आओ और इस कीड़े से कह देना कि अपनी मुझसे बात करने की कोशिश भी ना करे। कट। फोन कट गया। सुमित के पैरों तले से ज़मीन ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा वजूद सिसक चुका था। वो एक पल में ही करोड़पति से सड़क का भिखारी बन चुका था। तभी ऋतु, जो अब तक कोने में खड़ी थी, वो सुमित पर बागिन की तरह झपटी। हरामखोर, तेरी वजह से मेरा घर छिन गया। मैंने तो तुझे सिर्फ उस बुढ़िया को घर से बाहर निकालने को कहा था। तूने उसे सड़कों पर क्यों छोड़ा? मेरी डिज़ाइनर लाइफस्टाइल, मेरी गाड़ियाँ, सब चला गया तेरी वजह से। ऋतु पागलों की तरह सुमित का कॉलर नोचने लगी। तू चुप रह डायन, ये सब तेरी वजह से हुआ है। सुमित ने बौखलाकर ऋतु को एक जोरदार थप्पड़ मारा। कल तक जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ महंगे गिलासों में वाइन पीते थे, आज वो दौलत छिनते ही सड़कों के कुत्तों की तरह एक दूसरे को नोच रहे थे। मीरा अपनी जगह खड़ी एक बेहद ठंडी और सर्द नज़रों से ये नज़ारा देख रही थी। मीरा, बहन। सुमित रेंगता हुआ मीरा के पैरों तक आया। बहन, तू ही कुछ कर सकती है। तू माँ की कसम खाकर कह दे कि तू विक्रम जी को रोक लेगी। मेरा सब कुछ लुट जाएगा मीरा। यशोदा देवी से अपने बेटे की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने कांपते हुए मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, छोड़ दे इसे बेटा, इसे माफ़ कर दे। मुझे मेरा सुमित वापस दे दे। मीरा ने बहुत ही नरमी से अपनी माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। माँ, मीरा ने अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए कहा।
तुझे तेरा सुमित तब भी नहीं मिला था जब तू 2 साल तक सड़कों पर एक एक रोटी के लिए तरस रही थी। ये तेरा बेटा नहीं है माँ, ये सिर्फ इस संगमरमर के महल का गुलाम है, और आज मैं इस गुलाम से इसका महल छीन रही हूँ। मीरा ने अपना पैर सुमित के हाथों से इतनी नफरत से झटक दिया जैसे किसी जहरीले कीड़े को दूर कर दिया हो। माफ़ी? मीरा की आवाज़ में अब एक अजय गुरूर था। माफ़ी मांगनी है तो दिसंबर की उस बर्फीली हवा से मांगना जिसने मेरी माँ की हड्डियों को कपाया था। उस बासी रोटी से मांगना जिसे मेरी माँ ने कीचड़ से सने हाथों से खाया था। तेरी माँ तो तुझे माफ़ कर देगी सुमित, क्योंकि वो माँ है, लेकिन मैं एक बेटी हूँ। और आज इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मीरा ने यशोदा देवी को अपने कश्मीरी कोट में अच्छी तरह लपेटा। उसने उन्हें अपने सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। दरवाजे की चौखट पार करने से पहले मीरा एक पल के लिए रुकी। उसने बिना पीछे मुड़े एक बेहद शांत लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में कहा, और हाँ रितु, तुम कह रही थी ना, मेरी माँ के मैले पैरों से तुम्हारे घर का इटालियन मार्बल खराब हो रहा है। इसे अच्छे से रगड़कर साफ कर लेना, क्योंकि कल सुबह तक बैंक के रिकवरी एजेंट तुम्हारे इस विला पर कब्जा करने आएंगे। तो उन्हें गंदे फर्श बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, और जाते वक्त दरवाजे पर ताला लगाना मत भूलना। मीरा अपनी माँ को लेकर बाहर निकली और कार में बैठ गई। कार का हीटर ऑन था। वो गर्माहट आज यशोदा देवी को किसी स्वर्ग जैसी लग रही थी। मीरा ने अपनी माँ का सिर अपनी गोद में रखा और कार अपने घर की तरफ दौड़ा दी। पीछे छूट गए उस आलीशान विला में अब सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। सुमित उसी जगह अपने घुटनों के बल बैठा, जमीन पर बिखरी कॉफ़ी और अपनी माँ के उन कीचड़ सने पैरों के निशानों को सुनने से घूर रहा था। वो निशान सिर्फ कीचड़ के नहीं थे, वो उसके पापों की वो पक्की मोहर थी जिसने उसके करोड़ों के घमंड को एक ही झटके में हमेशा के लिए दफन कर दिया था। कहानी समाप्त।